12 एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक पासा है जिसे हम 3 बार उछालते हैं तो उछालने पर हमें कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होना चाहिए, और हो सकता है कि हमें 3 बार प्राप्त हो जाए। तो हमें से विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम एक में से एक बार विषम संख्या प्राप्त न होने की प्रायिकता को घटाएंगे। तो इससे पहले हम 3 घटनाएं लिखेंगे। तो यहाँ पर ई है पहली बार पासा फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होना, एफ है दूसरी बार पासा फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होना, जी है तीसरी बार पासा फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होना। तो हमें इसमें कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त हो उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। इसका मतलब है कि हमें से प्रायिकता पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त हो उसकी ज्ञात करनी है, या फिर दूसरी उछाल पर विषम संख्या प्राप्त हो, या फिर तीसरी उछाल पर विषम संख्या प्राप्त हो। मतलब हमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक ऋण प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 बार विषम संख्या प्राप्त हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी बराबर यहाँ पर एक ऋण 0 बार विषम संख्या प्राप्त हो उसकी प्रायिकता। मतलब यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली बार में विषम संख्या ना मिले और दूसरी बार में विषम संख्या ना मिले और तीसरी बार में भी विषम संख्या ना मिले। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी बराबर एक ऋण। तो पासे में कुल 6 संख्या है जिसमें से 3 सम है और 3 विषम है। तो पहली बार पासा फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त न हो उसकी प्रायिकता 3/6, मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, और दूसरी बार भी विषम संख्या प्राप्त न होना उसकी प्रायिकता भी 1/2, और तीसरी बार भी विषम संख्या प्राप्त न होना उसकी प्रायिकता 1/2। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी बराबर एक ऋण। हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी बराबर हम 8 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 ऋण 1/8, फिर हम 8 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7/8। तो यहाँ पर कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है 7/8। 13 दो गेंद एक बॉक्स से प्रतिस्थापित करते हुए निकाली जाती हैं। बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, दोनों लाल गेंदें हो। दूसरा, प्रथम काली और दूसरी लाल हो। तीसरा, एक काली तथा अन्य लाल हो। यहाँ पर एक बॉक्स है जिसमें से हम प्रतिस्थापित करते हुए, मतलब हम गेंद को निकालते हैं, फिर देखते हैं कि लाल है या फिर काली, फिर हम उसे वापस बॉक्स में रख देते हैं। और बॉक्स में कुल 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं तो हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। पहला, दोनों लाल गेंदें हो। दूसरा, प्रथम काली में दूसरी लाल हो। तीसरा, एक काली तथा अन्य लाल हो। तो यहाँ बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदें, मतलब कुल 18 गेंदें हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बॉक्स में कुल 18 गेंदें जिसमें से 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं। तो पहले हम इसे हल करेंगे, और यहाँ पे दोनों गेंदें लाल हो, मतलब हमें इसमें दोनों गेंदें लाल है उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। मतलब पहली गेंद लाल हो और दूसरी गेंद लाल हो उसकी प्रायिकता को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बक्से में कुल 18 गेंद है जिसमें से 8 लाल गेंदें हैं। तो पहली गेंद लाल हो उसकी प्रायिकता वो हो जाएगा 8/18, और दूसरी गेंद लाल हो उसकी प्रायिकता वो भी हो जाएगा 8/18। फिर 2 चौक 8, 2 नी 18, इस तरह से 2 चौक 8, 2 नी 18। तो यहाँ पर बचा है 4/9 गुणा 4/9। तो हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16/81। तो यहाँ पर दोनों गेंदें लाल हैं, इसकी प्रायिकता 16/81 है। तो हम दूसरा हल करेंगे, और नंबर दूसरा, प्रथम काली एवं दूसरी लाल हो, मतलब हम इसे प्रथम गेंद काली एवं दूसरी गेंद लाल हो उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ बॉक्स में कुल 10 काली गेंद और 8 लाल गेंद है। तो प्रथम गेंद काली हो उसकी प्रायिकता 10 बटे यहाँ पर 18, और दूसरी गेंद लाल हो उसकी प्रायिकता 8 बटे यहाँ पर 18। फिर यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 नी 18, 2 चौक 8, 2 नी 18। तो यहाँ पर बचा है 5/9 गुणा 4/9। फिर हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20/81। तो यहाँ पर प्रथम गेंद काली एवं दूसरी गेंद लाल हो उसकी प्रायिकता 20/81 है। तो अब हम तीसरा हल करेंगे, और यहाँ पर तीसरा, एक काली तथा अन्य लाल हो, मतलब हम इसमें एक काली तथा अन्य लाल हो उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो फिर इसका मतलब है कि पहली गेंद लाल और दूसरी काली, या पहली गेंद काली और दूसरी लाल हो उसकी प्रायिकता को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहली गेंद लाल हो उसकी प्रायिकता 8/18, और दूसरी काली हो उसकी प्रायिकता 10/18, या पहली गेंद काली उसकी प्रायिकता 10/18, और दूसरी लाल उसकी प्रायिकता 8/18। तो यहाँ पर 2 चौक 8, 2 नी 18, 2 पंचे 10, 2 नी 18। फिर 2 पंचे 10, 2 नी 18, 2 चौक 8, 2 नी 18। तो यहाँ पर बचा है 4/9
गुणा 5/9 धन यहाँ पर 5/9 गुणा 4/9, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20/81 धन यहाँ पर भी 20/81, फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40/81। तो यहाँ पर एक गेंद काली तथा अन्य गेंद लाल हो उसकी प्रायिकता 40/81 है। 14 एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहला समस्या हल हो जाती है, दूसरा उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। यहाँ पर एक विशेष समस्या है जिसे ए द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/2, बी द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/3 है। और यदि ए और बी स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं तो हमें इसमें इनकी प्रायिकता को ज्ञात करना है। तो पहले हमें जो दिया है हम उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/3। तो हम इसे हल करेंगे तो हमें इसमें समस्या हल हो जाती है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि या तो ए समस्या को हल कर देता है या फिर बी समस्या को हल कर देता है या फिर दोनों समस्या को हल कर लेते हैं। मतलब हम इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए धन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऋण प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए धन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऋण, चूँकि यहाँ पर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हम इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पर इसका मान है 1/2 और इसका मान है 1/3। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 धन यहाँ पर 1/3 ऋण यहाँ पर आ जाएगा 1/2 गुणा 1/3। तो यहाँ पर 1/2 धन 1/3 ऋण हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6। तो फिर इसके हर में 6 है तो इनके हर को भी 6 बनाने के लिए हम इसके आंसर हर में 3 से और इसके आंसर हर में 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/6 धन 2/6 ऋण 1/6 और यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 3 धन 2 ऋण 1/6। फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर हम 5 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4/6, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया है 2/3। मतलब समस्या हल हो जाने की प्रायिकता 2/3 है। तो अब हम दूसरा हल करेंगे। दूसरा में हमें दोनों में से तथा कोई एक समस्या हल करे उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। मतलब हमें इसमें ए ने हल किया और बी ने नहीं, या बी ने हल किया और ए ने नहीं, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए ने हल कर लिया उसकी प्रायिकता 1/2 और बी ने हल किया उसकी प्रायिकता 1/3, लेकिन हमें इसमें बी ने हल नहीं किया उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। मतलब हमें इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश ज्ञात करना है जो होता है 1 ऋण प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और यहाँ पर इसका मान है 1/3। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 1/3, फिर 3 का 1 में गुणा, तब आ जाएगा 3 ऋण 1/3 और यहाँ पर ये हो जाएगा 2/3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2/3 धन बी ने हल किया उसकी प्रायिकता 1/3 और ए ने नहीं, मतलब यहाँ पर ए ने हल किया उसकी प्रायिकता है 1/2, तो ए ने हल नहीं किया उसकी प्रायिकता 1 ऋण 1/2, तो हम 1 में 1/2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/6 धन 1/6, फिर हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/6, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पर हमारा उत्तर आया है 1/2। तो दोनों में से तथा एक समस्या को हल कर लेते हैं उसकी प्रायिकता है 1/2। 15 ताश के बावन पत्तों के एक सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता या दृक्षय निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटना ई और एफ स्वतंत्र है। और यहाँ पर हमें 3 दशाएं दिए गए हैं तो हमें इसको बताना है कि इनमें से किन किन दशाओं पर ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। यहाँ पर ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं तभी होंगे जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो। मतलब जब इनका गुणा करें तो इसका मान इसके मान के बराबर हो, तभी यहाँ पर ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं होंगी। तो पहले हम इसे हल करेंगे और यहाँ पर ई है, निकाला गया पत्ता हुकुम का है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखेंगे। तब ताश के 52 पत्तों में से 26 पत्ते लाल रंग के और 26 पत्ते काले रंग के होते हैं, जिसमें से 13 पत्ते हुकुम के, 13 पत्ते चीड़ के और 13 पत्ते पान के और 13 पत्ते ईंट के होते हैं। तो यहाँ पर निकाला गया पत्ता हुकुम का इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो ताश के पत्तों की गड्डी में कुल 52 पत्ते हैं जिसमें 13 हुकुम के पत्ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा 13/52।
52, फिर यहाँ पर 13 एकम 13, 13 चौक 52। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर आ जाएगा 1/4। तो अब हम एफ लिखेंगे और यहाँ पर एफ है, निकाला गया पत्ता इक्का है, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ, निकाला गया पत्ता इक्का है। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखेंगे। तो अब ताश के पत्तों की गड्डी में केवल 4 इक्के होते हैं, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 4/52। तो यहाँ पर फिर 4 एकम 4, 4 3 52। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगा 1/13। तो अब हम ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ई है, निकाला गया पत्ता हुकुम का है, और एफ है, निकाला गया पत्ता इक्का है। तो यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, निकाला गया पत्ता हुकुम का इक्का है। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करेंगे। तो ताश के पत्तों की गड्डी में केवल एक हुकुम का इक्का होता है, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 1/52। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ई और एफ स्वतंत्र घटना है या फिर नहीं। तो यहाँ पर इसका मान है 1/4 और इसका मान है 1/13। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 1/52। यहाँ पर इसका मान भी 1/52 है, तो यहाँ पर इन दोनों को गुणा करने पर इनका मान इसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ई और एफ स्वतंत्र घटना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 1/52 1/4 गुणा 1/13 के बराबर है, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर है। अतः ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो अब हम दूसरा लिखेंगे। यहाँ पर ई है, निकाला गया पत्ता काले रंग का है, एफ है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है। तो यहाँ पर आ जाएगा दूसरा ई, निकाला गया पत्ता काले रंग का है। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ज्ञात करेंगे। तो 52 पत्तों में से 26 पत्ते काले रंग के होते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 26/52। फिर 26 एकम 26, 26 दूनी 52। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा 1/2। तो अब निकाला गया पत्ता काले रंग का है, उसकी प्रायिकता है 1/2। तो अब हम एफ लिखेंगे और यहाँ पर एफ है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ज्ञात करेंगे। तो 52 पत्तों में से 4 पत्ते बादशाह के होते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4/52। तो यहाँ पर 4 एकम 4, 4 13 52। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगा 1/13। तो हम इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ई है, निकाला गया पत्ता काले रंग का है, और यहाँ पर एफ है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है। तो यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, निकाला गया पत्ता काले रंग का बादशाह है। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करेंगे। तो 52 पत्तों में से केवल 2 काले रंग के बादशाह होते हैं, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 2/52। फिर यहाँ पर 2 एकम 2, 2 26 52। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान आ जाएगा 1/26। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर इसका मान है 1/26, और जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो भी इनका मान 1/26 ही आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को गुणा करने पर इनका मान इसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ 1/26 1/2 गुणा 1/13 के बराबर है, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर है। अतः ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो अब हम तीसरा हल करेंगे, और यहाँ पर ई है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है, एफ निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तीसरा ई, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ज्ञात करेंगे। तो 52 पत्तों में से 4 बादशाह के पत्ते और 4 बेगम के पत्ते होते हैं, तो यहाँ पर निकाला गया पत्ता एक बादशाह एक बेगम है, इसकी प्रायिकता 8/52। तो अब हम एफ लिखेंगे, और यहाँ पर एफ है, निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो 52 पत्तों में बेगम के 4 पत्ते और गुलाम के 4 पत्ते होते हैं, तो यहाँ पर निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम है, इसकी प्रायिकता 8/52। तो अब हम ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ई है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है, एफ है, निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम है। तो यहाँ पर इन दोनों में ये कॉमन है, तो यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, निकाला गया पत्ता एक बेगम है। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करेंगे। तो 52 पत्तों में 4 पत्ते बेगम के होते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4/52। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर इसका मान है 4/52, और जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो पर इनका मान इसके बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ 4/52, 8/52 गुणा 8/52 के बराबर नहीं है, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर नहीं है। अतः ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो यहाँ पर केवल पहले और दूसरे दशाओं में ही ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। 16 एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को अध्यक्ष चुना जाता है। ए प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। बी यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो
उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सी, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक छात्रावास है जिसमें 60% विद्यार्थी हिंदी, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं और हम एक छात्रा का अध्यक्ष चुनते हैं तो हम इसमें इनकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो पहले हम घटना ई लिखेंगे जो हिंदी का अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी, फिर हम ई की प्रायिकता लिखेंगे मतलब हिंदी का अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी बटे में कुल विद्यार्थी। तो यहाँ पर हिंदी का अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी 60% है, तो यहाँ पर आ जाएगा 60% बटे कुल विद्यार्थी 100%। तो हम इसे लिख सकते हैं 60 बटे 100 बटे 100 बटे 100, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 60 बटे 100। यहाँ पर एक ही प्रायिकता है 60 बटे 100। तो अब हम घटना एफ लिखेंगे, तो यहाँ पर एफ है अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी, तो हम एफ की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी 40% हैं, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा 40 बटे यहाँ पर 100। तो अब हम इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करेंगे मतलब दोनों अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी, तो यहाँ पर दोनों अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी 20% है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा 20 बटे यहाँ पर 100। तो हम ए ज्ञात करेंगे और यहाँ पर ए है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, मतलब हम इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश का मान ज्ञात करना है। फिर हम इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का होल डैश, तो यहाँ बराबर ये होता है 1 ऋण यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन यहाँ पर एफ, तो यहाँ बराबर 1 ऋण। हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है तो हम इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऋण प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो यहाँ पर 1 ऋण इसका मान है 60/100, इसका मान है 40/100 और इसका मान है 20/100। तो यहाँ पर आ जाएगा 60/100 धन यहाँ पर आ जाएगा 40/100 ऋण यहाँ पर 20/100, फिर यहाँ पर 1 ऋण हम इसे लिख सकते हैं 60 धन 40 ऋण 20/100, फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 ऋण 20/100, फिर हम 100 में 20 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 80/100, फिर यहाँ पर हम 100 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 ऋण 80/100, फिर हम 100 में 80 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20/100, फिर 20 से कम 20, 20×5 100, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया है 1/5। मतलब यहाँ पर विद्यार्थी न तो हिंदी का अखबार पढ़ते हैं और न ही अंग्रेजी का अखबार, उसकी प्रायिकता 1/5 है। तो हम भी ज्ञात करेंगे और यहाँ पर भी है यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले होने की प्रायिकता को हमें ज्ञात करना है और इसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे में। यहाँ पर जो रहता है उसकी प्रायिकता को हम नीचे लिखते हैं तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टेंस बराबर इसका मान है 20/100 और इसका मान है 60/100, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 बटे यहाँ पर 100 बटे यहाँ पर आ जाएगा 60 बटे यहाँ पर 100, फिर इससे ये कट जाएगा, फिर 20 से कम 20, 20×3 = 60, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया है 1/3। मतलब जब विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले होने की प्रायिकता 1/3 है। तो अब हम सी हल करेंगे और यहाँ पर सी है यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ ज्ञात करना है। तब इसका मतलब है कि विद्यार्थी अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी के अखबार पढ़ने वाले होने की प्रायिकता को हमें ज्ञात करना है। तब इसका सूत्र हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ बराबर इसका मान है 20/100, इसका मान है 40/100, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 बटे यहाँ पर 100 बटे यहाँ पर आ जाएगा 40/100, फिर इससे ये कट जाएगा, फिर 20 से कम 20, 20×2 = 40, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया है 1/2। मतलब जब विद्यार्थी अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसकी हिंदी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता 1/2 है।
17 यदि 500 का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निम्नलिखित में से क्या है? A0 B 1/3 C 1/12 D 1/36। तो 500 का एक जोड़ा मतलब यहाँ पर दो पासे जिसे हम उछाल रहे हैं, तो दोनों पासों पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता को हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम 500 का एक जोड़ा उछालने पर प्रतिशत समष्टि लिखेंगे S बराबर। तो जब 500 का एक जोड़े को उछालें तो हो सकता है दोनों बार एक आ जाए, या फिर एक बार 1 1 बार 2, या फिर 1 बार 1 1 बार 3, या फिर 1,4, या फिर 1,5, या फिर 1,6, या फिर 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6, या फिर 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6, या फिर 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6, या फिर 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6, या फिर 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6। तो यहाँ पर प्रत्येक पासे प्राप्त संख्या सम अभाज्य हो उसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम अनुकूल परिणामक संख्या बटे कुल परिणामक संख्या वाला सूत्र लगाएंगे। तो पहले हमें देखना है कि प्रत्येक पासे प्राप्त संख्या सम अभाज्य हो, तो सम अभाज्य संख्या केवल 2 ही है, तो हमें उस घटना को देखना है जिसमें दोनों पासों पर संख्या 2 है। तो पर ऐसा केवल एक ही घटना है, तो पर अनुकूल परिणामक संख्या है 1 बटे कुल परिणाम मतलब सैंपल स्पेस में कितने अवयव हैं? कुल 36 अवयव। तो यहाँ प्रत्येक पासे प्राप्त संख्या सम अभाज्य हो उसकी प्रायिकता 1/36 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा सही उत्तर है D। 18 दो घटनाओं A और B को स्वतंत्र कहते हैं यदि A और B परस्पर अपवर्ज्य हैं। B प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश B डैश बराबर A ऋण प्रोबेबिलिटी ऑफ A एक ऋण प्रोबेबिलिटी ऑफ B। C प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ B। D प्रोबेबिलिटी ऑफ A धन प्रोबेबिलिटी ऑफ B बराबर 1। तो हम बताएं कि इनमें से किसी स्थिति पर A और B स्वतंत्र घटनाएं होंगी। यदि A और B परस्पर अपवर्ज्य हैं तो भी A और B स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, यहाँ पर A गलत है। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो तब भी A और B स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये भी गलत है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A धन प्रोबेबिलिटी ऑफ B बराबर 1 हो तब भी A और B स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये भी गलत है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये हमारा सही उत्तर है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सही उत्तर कैसे है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश B डैश बराबर एक ऋण प्रोबेबिलिटी ऑफ A एक ऋण प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पर है इंटरसेक्शन। तो हम इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश बराबर, इनका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर A डैश गुणा यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश। तो यदि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो A और B डैश भी स्वतंत्र घटनाएं हैं, A डैश और B भी स्वतंत्र घटनाएं हैं, और A डैश B डैश भी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो इसका मतलब है कि हम इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो यहाँ पर ये बराबर ये आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर है B।